हेलो एवरीवन। 2019 का थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एडवांस का। तो इसमें जो है अगला क्वेश्चन है, कंसीडर ए स्फेरिकल गैसियस क्लाउड। एक स्फेरिकल गैसेस का क्लाउड है, ओके, ऑफ मास डेंसिटी रो आर, रो और ब्रैकेट में आर, इसका मतलब ये रेडियस का फंक्शन है। ओके, स्फेरिकल है तो उससे आगे लिखा है इन फ्री स्पेस। इन फ्री स्पेस में एक स्फेरिकल क्लाउड है, where r is the radial distance from the center. The gaseous cloud is made of particles of equal mass m. स्मॉल m मास है, तो वो जो क्लाउड बना हुआ है उसमें सब पार्टिकल्स जो हैं क्लाउड के, उनका सभी का मास m है। मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, सर्कुलर ऑर्बिट्स में वो मूव कर रहे हैं सारे पार्टिकल, तो सभी की रेडियस अपनी अलग अलग होगी। अबाउट द कॉमन सेंटर, ओके, कॉमन सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं। विद द सेम काइनेटिक एनर्जी के, तो सभी की काइनेटिक एनर्जी उन्होंने कह दी सेम है, चाहे जिस रेडियस के पाथ में हो, सभी की काइनेटिक एनर्जी क्या है, के है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स इज देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब क्या है, जो भी क्लाउड के अंदर पार्टिकल्स हैं वही एक दूसरे पे एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं है बाहर से, आइसोलेटेड है वो क्लाउड। ओके, इफ रो आर इज कांस्टेंट इन टाइम, डेंसिटी जो है वो टाइम के साथ नहीं बदल रही है, बट रेडियस का फंक्शन है, रेडियली चेंज हो रही है। ओके, द पार्टिकल नंबर डेंसिटी एन आर, पार्टिकल नंबर डेंसिटी पूछा है एन आर, और उसको लिखा है इन्होंने रो आर बाई एम। ये रो आर बाई एम ये वैल्यू पूछी है, ये पार्टिकल डेंसिटी है, मतलब नंबर ऑफ क्लाउड पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये पार्टिकल डेंसिटी होगी। इज जी, कैपिटल जी द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, नंबर डेंसिटी आपसे पूछी गई, तो इसका मतलब ये है कि ये मान लेते हैं क्लाउड है, ये इसमें सब क्लाउड के पार्टिकल्स हैं जिनका मास m है, ये सेंटर है, इसके अंदर सब हर जगह पे अपना पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल हम चूज कर लेते हैं r रेडियस में, ये r रेडियस है और इसका पार्टिकल का मास m है। ठीक है, अब देखिए अगर ये सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं सारे पार्टिकल्स, ये भी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ये अंदर वाले भी सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, इनका भी सबकी अपनी रेडियस अलग अलग होगी, तो ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है। कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे तब मूव करेगा जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं से मिल रहा हो। तो अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, बाहर से कोई फोर्स है नहीं, क्वेश्चन में भी बोल रखा है। तो इसका मतलब जो भी क्लाउड के अंदर से पूरा मास है पार्टिकल्स का, ठीक है, वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये एक सिंगल पार्टिकल का हमने लिया है, बाकी जो पूरा क्लाउड है, पूरे क्लाउड का मास हमने क्या ले लिया, एम। एम के रिस्पेक्ट में ये एम क्या है, नेग्लिजिबल है, एक पार्टिकल। ठीक है, तो ये मास जो है इसी की वजह से इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की ओर लगेगा सेंटर की तरफ, और यही इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप जानते हो ग्रेविटेशन से कितना फोर्स लगेगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लेते हैं इसकी स्पीड क्या है, v, तो क्या लिखेंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें और हाफ से, ठीक है, बात वही है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये चीज़ क्या बन गई, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब ये क्या बन गया, 2 इंटू के, 2k हो गया ये। के क्या कह रहा है, चाहे ये पार्टिकल हो चाहे ये पार्टिकल, कोई पार्टिकल हो, के कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखिए टोटल क्लाउड का मास कितना आएगा, m इज इक्वल्स टू 2k r, 2k r, r इधर भेज दिया, अपॉन g एंड स्मॉल m,
स्मॉल m क्या है, सिंगल पार्टिकल का मास, वो तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट, तो बचा क्या, r। तो मास इज द फंक्शन ऑफ r, रेडियस का, और अपनी मास डेंसिटी भी फंक्शन होगी रेडियस की। ये कहा गया है इसमें, हमसे पूछा गया है क्या, रो बाई एम। ठीक है, अब इस मास को कैसे लिखें, इस मास को कैसे लिखेंगे भाई, क्योंकि मास इज द फंक्शन ऑफ आर। ओके, तो अगर हम इसको मास को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या बन जाएगा, डी एम। क्योंकि हम अगर कहें कि अगली डी आर लेंथ में कितना मास होगा वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन है आर का। हम डायरेक्ट इसको मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी नहीं लिख सकते कि और रो लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया, ठीक है, क्योंकि रो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, बट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगली ही डी आर लेंथ में ये रेडियस आर थी, तो ये रेडियस कितनी हो गई, मान लेते हैं आर प्लस डी आर। तो इतनी डी आर थिकनेस में कितना अगर मास है वो निकालना चाहें डीएम तो निकाल सकते हैं, स्मॉल मास, और उस छोटी सी डी आर थिकनेस में उसकी जो डेंसिटी है वो इट इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। ठीक है, बट रेडियस के साथ वो बदल रही है, तो डीएम को हम क्या लिख सकते हैं, 2k आर, 2k आर का हो जाएगा डी आर बाई जी एम, ऐसे लिख सकते हैं। डी एम बाई डी आर करते तो डी आर उधर भेज दिया। ओके, तो ये छोटा सा मास है छोटी सी थिकनेस में, और वो छोटे से मास को हम क्या लिख सकते हैं, छोटा सा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं डीएम इंटू, डीएम को रो इंटू डीवी। ठीक है, आज क्या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डीवी क्या हो जाएगा अपना, रो डीवी की वैल्यू लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये लिख सकते हैं 2k डी आर अपॉन जी एम। ठीक है, क्योंकि v की वैल्यू लिखो 4/3 पाई आर क्यूब, उसको डिफरेंशिएट करो तो यही आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम इस तरीके का एक बार कर चुके हैं। तो ये मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी इस छोटे से वेरी स्मॉल रीजन में हमने डेंसिटी क्या मान ली, कांस्टेंट है। ठीक है, छोटी सी डिस्टेंस में वो रेडियस के साथ वेरी कर रही है, बट इसमें हमने एक छोटे से आगे डिस्टेंस बढ़ेंगे तो उसमें एज ए कांस्टेंट हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो रो इंटू डीवी, डीवी इस छोटी सी थिकनेस का वॉल्यूम है जो कि ये है। ओके, तो यहां से आप रो की वैल्यू निकाल लीजिए, डी आर कैंसिल हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू 2k अपॉन जी एम, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर के रह जाएगा इधर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर डी आर कैंसिल हो गया, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, जी एम पहले से है, 2 से 2 कैंसिल हो चुका था, ये रो आया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये रो बाई एम करना है, तो दोनों तरफ एम से डिवाइड कर दो, के अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर और जी इंटू एम स्क्वायर, एम से इधर भी डिवाइड किया तो एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एम से डिवाइड किया, यहाँ एम से डिवाइड किया, एम स्क्वायर हो गया, तो ये अपना नंबर डेंसिटी आ गई एन एट डिस्टेंस आर। ठीक है, एट डिस्टेंस आर पर ये नंबर डेंसिटी होगी। ओके, तो ये अपना अगला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से है। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, इन रेडियो एक्टिव सैंपल पोटेशियम 1940
पोटेशियम दिया गया है 1940। ये है रेडियोएक्टिव सैंपल, न्यूक्लियाई है। आइदर डिके इनटू स्टेबल कैल्शियम न्यूक्लियाई विद डिके कांस्टेंट 4.5 × 10⁻10 per year or into stable argon nuclei with decay constant 0.5 × 10⁻10 per year। ये या तो कैल्शियम में डिके होगा या फिर आर्गन में। दो पॉसिबिलिटी है, देखिए इधर या तो ये डिके होके किस में जा सकता है, कैल्शियम 2040, या फिर आर्गन 1840, 2040 और 1840, या फिर इसमें डिके होके जा सकता है। इसमें जब डिके करेगा तो इसमें डिके कांस्टेंट है λ1, और इस आर्गन में जब डिके करेगा ये पोटेशियम तो डिके कांस्टेंट λ2 है। तो λ1 λ2 दिए हुए हैं। λ1 है 4.5 × 10 यस पर ईयर, और λ2 दिया हुआ है 0.5 × 10⁻10 पर ईयर। ये डिके कांस्टेंट्स दिए हुए हैं। Given that in this sample all the stable calcium and argon nuclei are produced by the potassium। कहने का मतलब है ये given है कि in this sample all the calcium और argon, जो भी कैल्शियम और आर्गन मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, केवल इसी से डिके होकर मिलेगा, कहीं अलग से नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी प्रोड्यूस होंगे कैल्शियम और आर्गन के एटम्स दैट आर न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड बाय पोटेशियम न्यूक्लियाई ओनली इन टाइम t × 10⁻9 ईयर्स। टाइम उन्होंने दे रखा है, टोटल टाइम वो t × 10⁻9 ईयर्स। इतने टाइम में क्या हो रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ stable calcium and argon nuclei to the radioactive potassium nuclei is 99, the value of t will be। और डेटा दिया हुआ है, नेचुरल लॉग 10 की वैल्यू 2.3 लेनी है। नेचुरल लॉग 10 की वैल्यू 2.3 लेनी है। ये डेटा प्रोवाइड किया गया है। और कहा यह गया है कि इतने ईयर्स के बाद जो कैल्शियम और आर्गन के न्यूक्लियाइज का सम है वो, और जो उस समय बचा हुआ पोटेशियम के न्यूक्लियाई हैं उनके नंबर्स का रेशियो 99 है। कहने का मतलब है, हम मान लेते हैं कैल्शियम के न्यूक्लियाई कितने बचे, कितने बन गए, इसके डिके होकर के कैल्शियम के बन गए NCA, ठीक है, और इसके कितने बन गए आर्गन के NAR, ठीक है, आफ्टर टाइम दिस, ठीक है। इतने टाइम के बाद इतने कैल्शियम बन गए, कहाँ से, पोटेशियम का डिके होकर ये डिके हुआ, इसमें होता रहा, और इतने टाइम के बाद इतने कैल्शियम और इसमें भी डिके हुआ, ठीक है, तो इतने आर्गन के बन गए। तो इन दोनों का नंबर जो है उस समय इतने ईयर के बाद, और जो बचे हुए अब कैल्शियम के हैं, पोटेशियम के हैं, मतलब नंबर ऑफ पोटेशियम के, इनका रेशियो दिया हुआ है 99। ये डेटा हमें दिया हुआ है, और फाइंड आउट हमें क्या करना है, इस टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए भाई, कैल्शियम पोटेशियम जो है इसमें भी डिके हो रहा है, इसमें भी डिके हो रहा है, या तो इसमें डिके होगा या इसमें डिके होगा। कब किस में डिके होगा, ये सब रैंडम प्रोसेस है, प्रोबेबिलिस्टिक नेचर होता है हमारे रेडियो एक्टिव डिकेज का, रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है। बट इतने टाइम के पश्चात ये पता है हमें कि इसके भी कुछ एटम हो गए होंगे, इसके भी कुछ एटम हो गए होंगे, दोनों का समेशन, और जो इसके बच गए अब उनका रेशियो जो दिया है 99 दिया हुआ है।
ओके, तो ये देखिए आप कि पर सेकेंड डीके क्या है, पर ईयर इतना इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इतना इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम इक्विवेलेंट डीके कांस्टेंट इसका निकालें पोटेशियम का लैम्डा, तो वो क्या होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 पर ईयर। इसमें भी पर ईयर इतने डीके हो रहे हैं इसमें और इतने डीके हो रहे हैं इसमें, तो पर ईयर नेट डीके कितना हो रहा होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डीके कांस्टेंट। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। इसमें भी डीके हो रहे हैं एक ईयर में कुछ, इसमें भी डीके हो रहे हैं एक ईयर में कुछ। ठीक है, तो टोटल कितना डीके हो गया एक ईयर में, वो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ठीक है, तो नेट डीके कांस्टेंट जो होगा पोटेशियम का, वो कितना होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ओके, इतने नंबर ऑफ एटम्स डीके कर गए एक ईयर में। ओके, दैट इज द डीके कांस्टेंट। ये हमारा पोटेशियम का आ गया इक्विवेलेंट नेट डीके। ओके, अब डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ में जो है रिलेशन होता है। चलिए, इतनी चीज हमारे समझ में आई। अब इसमें क्या कर सकते हैं, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ये हमारा आ गया, इसका यूज कर लेंगे आगे चल के। और टोटल टाइम हमारा ये है। ओके, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 कितना आ जाएगा, जरा ऐड कर लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻10 पर ईयर। ये आ गया। अब एक बात सोचिए, इतने टाइम के पश्चात हमें, हमारे पास एक फार्मूला होता है, याद करिए, n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर समझिए, n इज इक्वल्स टू, ये जनरल फार्मूला लिख रहा हूं मैं, n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये क्या होता है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका डीके कांस्टेंट लैम्डा है, और डीके कांस्टेंट मतलब यूनिट टाइम में कितने एटम्स उसके डीके हो जा रहे हैं किसी दूसरे स्टेबल एटम में, जैसे कि यहाँ इसमें हो रहा है। अच्छा, ये डीके कांस्टेंट हो गया, वो तो थ्योरी है, आप समझते हो। एन नॉट क्या होता है, इनिशियल एटम्स, उस न्यूक्लियाई के, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के इनिशियल एटम्स। एन क्या होता है, आफ्टर टाइम टी कितने बचे हैं न्यूक्लियाई, वो ये होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, मैं अगर मान लूं कि इनिशियली जो इस पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम्स थे वो n नॉट थे। ठीक है, और कुछ इसमें कन्वर्ट हो गए, कुछ इसमें कन्वर्ट हो गए। कितने कन्वर्ट हो गए, इतने। ठीक है, तो आप देखिए, और बचे कितने, इतने। बहुत ध्यान से, n नॉट इसके इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स थे, डिके होते होते इतने ईयर्स में, डिके होते होते कैल्शियम के कितने बन गए, NCA के बराबर, या N1 मान लो, N2 मान लो, कुछ भी मान लो, और इसके कितने बन गए, NAR। तो ये आए कहाँ से, यहीं से तो आए। एक अगर डिसइंटीग्रेट होगा इसमें तो एक कैल्शियम बनेगा, दो डिसइंटीग्रेट होगा तो दो कैल्शियम बनेगा, इस तरीके से। तो ये कैल्शियम से ही तो आए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बने हुए हैं नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स प्लस नंबर ऑफ आर्गन एटम्स, ठीक है, आफ्टर टाइम दिस, इतने प्रेजेंट हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ पोटेशियम एटम से उस समय कितने बचे हुए हैं, नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स इनके बचे हुए हैं। तो ये समेशन होना किसके बराबर चाहिए, ये होना चाहिए n नॉट के बराबर। बहुत ध्यान देने वाली ये चीज है। मान लेते हैं ये थोड़ी देर के लिए ये 100 थे, 20 इसमें चले गए, 50 इसमें चले गए, तो 20, 50, 70, बच कितने गए, 30। ठीक है, तो 100 हो गया। मतलब कि
जो ये बने और जो ये बने और जो ये बचे हुए हैं, तीनों का समेशन क्या होना चाहिए? इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम। भाई शुरुआत में एन नॉट थे, कुछ इसमें कन्वर्ट हुए, कुछ इसमें कन्वर्ट हुए, रेस्ट बच गए। रेस्ट कितने बचे? ये। इसमें कितने कन्वर्ट हुए? इतने। आर्गन में कितने कन्वर्ट हुए? एन। एन आर्गन सिंबल दिया हमने, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एटम्स प्लस ये नंबर ऑफ एटम्स और जो बचे हुए पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम्स है, वो टोटल का समेशन किसके बराबर आना चाहिए? इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स के बराबर आना चाहिए, एन नॉट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? एन नॉट माइनस एन के, यहां पर लिख देते हैं। तो देखिए एन नॉट माइनस एन के अपॉन एन के इज इक्वल्स टू 99। अब इसको लिखो एन नॉट बाई एन के माइनस एन के बाई एन के, तो 1 हो जाएगा, वो माइनस में उधर चला जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? एन नॉट बाई एन के इज इक्वल्स टू 100। ये तो इनिशियल थे और ये क्या है? आफ्टर टाइम इतना। ये बचे हुए हैं, बचे हुए को हमेशा क्या लिख सकते हैं? इनिशियल इंटू इतना। ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला है और ये किसके लिए मैं यूज कर रहा हूं? पोटेशियम के लिए यूज कर रहा हूं। तो एनके को मैं क्या लिखूंगा? एनके को मैं क्या लिखूंगा? एट आफ्टर टाइम दिस, ये बचे हुए पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम्स हैं, दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। लैम्डा क्या है? इक्विवेलेंट पोटेशियम का डीके कांस्टेंट। तो ये हमने कर दिया, इज इक्वल्स टू 100। इसको लिख देते हैं 10 की पावर 2। एन नॉट कैंसिल आउट, इसको ऊपर लाएंगे, ई टू द पावर प्लस लैम्डा टी इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2। बोथ साइड टेकिंग लॉग विद बेस ई, नेचुरल लॉग। तो बेस ई पर लोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? लैम्डा इंटू टी, और इधर क्या हो जाएगा? 2 पावर पहले आ जाएगी ln 10, ln मतलब नेचुरल लॉग, 2 ln 10। तो यहाँ से टी आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा। टाइम टोटल, अच्छा इसको मैंने क्या लिया है? टोटल टाइम टी लिया हुआ है, याद रखिए। टोटल टाइम को हमने क्या लिया हुआ है? कैपिटल टी, कैपिटल टी। क्योंकि स्मॉल टी उसने क्वेश्चन में यूज कर लिया तो उसको हम नहीं ले सकते। टोटल टाइम जो लगा वो टी है। तो यहां से लैम्डा टी, यहाँ कैपिटल टी कितना आ गया? 2 ln 10 बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हम लिख चुके हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और ln 10 की वैल्यू यह दी हुई है। तो 2 इंटू ln 10 हो जाएगा 2.3 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये आया। और इसको ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर प्लस हो जाएगा, इसको ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर प्लस 10 हो जाएगा। अब एक 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ कितना बच जाएगा? 10 की पावर 9, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट गया। अब 23 टू जाए, 23 दूना 46 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 9.2 कितना आ गया? ये 9.2 10 टू द पावर 9, ये टोटल टाइम आया। और टोटल टाइम दिया कितना है? t इंटू 10 टू द पावर 9, t इंटू 10 टू द पावर 9। तो t की वैल्यू क्या हो गई? 9.2। t की वैल्यू हो गई 9.2। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इलेबोरेट करके पूरा आपको बता रहा हूँ, वरना ये अगर आपको थ्योरी इसकी रेडियो एक्टिविटी की पूरी रेडियो एक्टिविटी के लाज पता है और फार्मूले सारे पता हैं, हाफ लाइफ से लेकर सारे, ठीक है। एक्टिविटी क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होती है, और अपना एवरेज जो अपना वो होता है लाइफ क्या होती है, वो सारे फार्मूले, 3-4 फार्मूले हैं, उनका मतलब और फार्मूले अगर याद है तो बड़ी आसानी से होते चले जाएंगे। बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझने वाली चीज़ यहाँ क्या थी? लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, एंड दूसरा ये चीज़ जो मैंने जिस पे जोर दिया,
ठीक है, बाकी सिंपल फार्मूला है, कुछ दिक्कत नहीं है। ये अपना एडवांस का एक क्वेश्चन और हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। थैंक यू।